नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव, किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ ऐसी कोशिश रहती है कि ऐसी तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं किसान संगठन का महत्व, यानी कि एफपीओ। आमतौर पर किसान भाइयों, ये बहुत कड़वी सच्चाई है और ये माना भी जाता है कि अकेला किसान बेहद कमज़ोर रहता है। अगर वो बाज़ार में जाता है तो उसे उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है। इसके अलावा बिचौलियों के द्वारा भी उसका काफ़ी नुकसान किया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, ये भी सच है कि संगठन में शक्ति होती है और इसीलिए एफपीओ जैसे संगठन का सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है। इस संगठन से जुड़ने के बाद किसान भाई जब बाज़ार जाते हैं, अपना खाद लेकर जाते हैं, फसल लेकर जाते हैं, फसल को बेचते हैं, तो न सिर्फ हमारे किसान भाई बिचौलियों से बचते हैं बल्कि हमारे किसान भाइयों को सीधा मुनाफा रहता है जो कि किसान भाइयों की जेबों में जाता है। तो कार्यक्रम के आज के अंक में हम समझेंगे कि एफपीओ का महत्व क्या है और हमारे किसान भाई संगठन से कैसे जुड़ सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन, इनकी रचना इसलिए हुई कि अलग अलग किसान जब फसल पैदा करता है तो कई बार ठीक रेट नहीं मिलते, अच्छे बाजार के लिए दूर नहीं जा पाता, खेती में अच्छे आदान के लिए इनपुट खरीदना है तो महंगे मिलते हैं, अलग अलग परेशान होता है। तो फसल लगाने में, उत्पादन के बाद बेचने में, बाजार ढूंढने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर फसल का वैल्यू एडिशन करना हो कि मान लीजिए टमाटर है, प्यूरी बनाना है, मूंगफली है, तेल बनाना है, तो अकेला असहाय सा महसूस करता है कि मैं कैसे करूं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मन में यह विचार आया, भारत सरकार के मन में, कि किसान उत्पादक संगठन बना दिए जाएं। एक किसान नहीं लेकिन सैकड़ों किसान मिलके अगर इकट्ठे हो जाएं तो इन सारी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। एफपीओ बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से सहायता दी गई, ट्रेनिंग का काम किया गया, कई काम कौन कौन से हो सकते हैं उनमें लगाया गया और आज 10,000 एफपीओ हैं देश भर में। और उनमें से कई एफपीओ ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के पार हो गया है। मतलब जो 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे 1100 एफपीओ हो गए आज। 1100 एफपीओ और 5 करोड़ 10 करोड़ वाले तो कई है। और आप में से भी कई सफल एफपीओ यहां होंगे जिनने अपनी मेहनत से, जैसे विदिशा का एक एफपीओ, विदिशा का ये एफपीओ है बहनों का एक, इससे 6,000 बहनें जुड़ी है और दूध का काम कर रही है और सबने अपनी आमदनी बढ़ाई है। ऐसे अलग अलग जगह से आज उन्नत कृषि महोत्सव में एफपीओ आए हुए हैं। उनका स्वागत। एफपीओ क्या कर रहे हैं, आगे उनको और क्या करना है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं और ज्यादा किसान कैसे जोड़ सकते हैं और नए क्षेत्र कौन से जिनमें प्रवेश करके मुनाफा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये एफपीओ का एक सत्र रखा है, एफपीओ मीट का। ये एफपीओ की कल्पना किन कारणों से आई है? क्योंकि हमें कठिनाइयां जो आती हैं उनका समाधान चाहिए। ये इसलिए आई है कि किसान को जो बीज मिलता था वो कई बार उगता ही नहीं था और आप उस कंपनी का कुछ कर नहीं पाते थे। किसी दुकान वाले से आप कोई दवाई लेकर आए और उससे पता चला कि फसल का ही नुकसान हो गया, ना आप क्लेम कर सकते थे ना उसका पैसा आपको वापस मिलता था। खाद कोई देकर जा रहा है, वो मिलावटी है, उतनी गुणवत्ता का है या नहीं, ये तीसरी चुनौती थी। चौथी चुनौती थी कि हम जैविक पैदा करते हैं, बहुत अभियान चल रहा है और आज देश में इसकी मांग भी बढ़ी है, दुनिया में भी बढ़ी है, मिलेट्स की भी मांग बढ़ी है,
और जैविक अनाज की और मसालों की भी मांग बढ़ी है, सब्जियों की मांग बढ़ी है। लेकिन जैविक सर्टिफिकेशन कैसे होगा? जमीन का अलग है और जो उसमें पैदा होता है उस अनाज का और सब्जियों का अलग है। सब्जियों का तो होता ही नहीं है। भरोसे में लोग लेते हैं कि ये जैविक सब्जी है। अगर आप इतना दूर तक जाते हो तो बीच की जो कड़ी हो सकती थी वो कड़ी आप खुद बने हो। आप ही किसान हो, आप में से कोई मजदूरी करता होगा, आपने एक संगठन बनाया। हमारे एक बंधु ने कहा कि मैं 5 साल मुझे पूरे हो जाएंगे 7 दिन के बाद। 5 साल की यात्रा में अगर आपने ये अंतर्विश्वास पैदा कर लिया कि जो बीज मैं आपको दे रहा हूं उसकी गारंटी है कि वो अच्छा ही होगा, ये जो भरोसा अगर नहीं होगा तो आपके पास में आपका ही एक मित्र जिसने वो दिया है उससे आपको शिकायत करने का या बाकी बातें करने का आपको अवसर है। दूसरी बात है कि जो बिचौलिया था वो बिचौलिया लेकर जाता था, वो कितना कमाता था इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन आज किसान की खुद की फसल है, वो एफपीओ का मेंबर है, अगर वो उसी एफपीओ पर बेचता है तो उसका जो मुनाफा होगा वो मुनाफा उसके और उसके सभी सहयोगियों के बीच में है। ठीक है, ऐसे ही एफपीओ के सामने भी चैलेंज है। इसलिए मैंने उस मित्र से पूछा था क्या सर्टिफिकेशन का कोई सरल तरीका है। मैंने माननीय शिवराज जी को भी वो बात कही है। हम बरसों से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या लैब हमारे पास है? सैंपलिंग करने की कोई गारंटी है? और इसलिए अगर आज आप ये चुनौती को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अनाज करें, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग वाले लोग हों, वो करें, उनके सामने चुनौती है। और सर्टिफिकेट आपका एफएससीआई का सर्टिफिकेट आप लेते हो, आपके पास भी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन क्या आपके पास लैब है? आप किस लैब से कराते हो? क्या वो NABL है? ये चीजें हैं जो किसान को और उससे जुड़े हुए लोगों को जाननी पड़ेंगी। अगर ऐसा आप करने में सफल होते हैं तो आपका कोई भी असाइनमेंट कभी निरस्त नहीं होगा, आपको कभी लॉस नहीं होगा। वो भरोसा तभी बढ़ेगा। ये ऐसी चीज है जो भरोसे के लिए हमने बनाई है, जो भरोसे का गैप था उसके लिए हमने ये चीजें पैदा की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये क्रांतिकारी कदम जिस भाव के साथ उठाया गया कि गांव में छोटे छोटे समूह बनाकर कम से कम 100 किसानों का एक समूह बनाकर जिसको एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से और न केवल बाजार सुलभ करना, उत्पादन अच्छा करना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक तरह से पूरा का पूरा स्वयं का भी बाजार और दूसरों को उपलब्ध कराने का काम ये करते हैं। ऐसे अनेक विशेषताएं हैं। बाकी सब चीजें तो हमारे दो मंत्री महोदय बैठे और आप सब बैठे हो वो बताएंगे। मैं तो आया हूं और सुनने ही आया हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का विषय भी है। और एफपीओ चूंकि इस बार भी भारत सरकार ने पिछले बजट में 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य लिया तो उसमें हम सफल भी हुए हैं। इस बार भी उनके लिए अतिरिक्त राशि दी है और मैं भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार दोनों सरकारों का धन्यवाद देता हूं कि इस विधा के लिए भी अतिरिक्त राशि जारी करके और लोगों का मनोबल और संबल बढ़ाया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 2047 में विकसित भारत का मॉडल हम सबके समक्ष, हम सबकी कर्मठता से रखा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने एफपीओ को इतना ताकतवर बनाएं, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, जो विश्व गुरु भारत की कल्पना है, जो विकसित भारत की कल्पना है, वो इसी रास्ते से होकर निकलती है। और इसी के साथ किसान भाइयों यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन
70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम जानेंगे कि आखिर इस संगठन का महत्व क्या है और इस संगठन से जुड़ने के लिए हमारे किसान भाई क्या कदम उठा सकते हैं। और आज हमारे मध्य प्रदेश में एफपीओज का जो व्यवसाय है वो 300 करोड़ के ऊपर है। आपने जैसे बताया कि कई एफपीओज हैं हमारे देश में जो कि उनका अकेले ही 100 करोड़ है, पर हमें लग रहा है कि आगे आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारे एफपीओज जो अभी 2 करोड़ में है वो 10 करोड़ और 25 करोड़ तक पहुंच जाएंगी और उसमें काफी काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी और लोगों को लेकर के चूंकि पूंजी एक बड़ा मुद्दा था। और सबसे बड़ी बात है सर कि ऐसे लोग हैं, मैं आपको 1000 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं एफपीओ से जो कि जिनका कोई व्यवसायिक बैकग्राउंड नहीं रहा, जिन्होंने कभी व्यवसाय नहीं किया हुआ था, वो गरीब मजदूर के बच्चे वो आज जा करके और मंडियों में और खेती में वो काम कर रहे हैं जो कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था। कई सारे बच्चे नरसिंहपुर जिले के हमारे मंत्री जी यहाँ पे हैं और मैं उन कई लड़कों को जिनको आज से 2008-9 में उन्होंने एफपीओ ज्वाइन किया था, आज वो सीओ के पद में और उनके साथ सैकड़ों किसान जो है वो व्यवसाय कर रहे हैं। वो माल की क्वालिटी परखते हैं, वो जाकर के फैक्ट्री में माल बेचते हैं। अभी हम लोगों ने सब बताएंगे एक जिम्मेदार सोया का कार्यक्रम किया था, 45 करोड़ का काम हमारी 5-6 एफपीओ ने मिलकर किया है और 2500 किसानों को 1000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है उनको इंसेंटिव के रूप में। और इस तरह से कई सारे ऑर्गेनिक का प्रोग्राम शुरू किया गया है, सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो फायदा है वो हमारे एफपीओ ले सके। तो ये जो मध्य प्रदेश का जो यात्रा एफपीओ की है ये मध्य प्रदेश से शुरू होकर के आज पूरे देश में फैल गई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक 2020 में एक राष्ट्रीय प्रोग्राम के रूप में इसको शुरू किया। और आज अच्छी खुशी की बात है, आज हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय ने एफपीओ को उर्वरक को लेकर के भी हमारे छोटे किसानों को काफी दिक्कत रहती थी और मैं माननीय मंत्री और सभी अधिकारियों का आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने ये एफपीओ की जो परेशानियां हैं, क्योंकि छोटा किसान बोलता है कि मेरी जो समस्याएं हैं पहले उसको दूर करो फिर आप बड़ी बड़ी बातें करो, तो मेरे को लग रहा है कि ये जो आपका निर्णय है और ये जो सहयोग है उससे हमारे एफपीओ को काफी मदद मिलेगी। इस समय हमारे यहाँ पर 62 लाख किसान शेयर धारक है और जिसमें से लगभग 39% महिलाएं हैं और मुख्यतः लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों का एफपीओज में जो प्रतिभाग है वो लगभग 88% है। हमने लगभग 712.16 करोड़ की क्रेडिट गारंटी किसानों को एफपीओज को दे चुके हैं हम और 9,748 एफपीओज को 767 करोड़ की प्रबंधन लागत जारी की जा चुकी है तथा कृषि इनपुट के लिए जो जिससे कि किसानों को उनके लिए जो चीजें चाहिए होती है किसानी के लिए बीज कीटनाशक इत्यादि वो स्थानिक स्तर पर उपलब्ध हो सके, इसलिए कृषि इनपुट के बीज लाइसेंसेस के 6,593 बीज लाइसेंसेस एफपीओ को दिए जा चुके हैं। कीटनाशक के 4,749 दिए जा चुके हैं और उर्वरक लाइसेंस वाले 6,312 है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें डीलरशिप देने के लिए भी हम इफको को लिख चुके हैं। कृषि आउटपुट में हमारे एफपीओज एफएसएसआई लाइसेंस 6,121 प्राप्त कर चुके हैं। मंडी लाइसेंस 3,558 एफपीओज को मिल चुका है जिसके द्वारा वो अपने सामान को मंडियों में बेच पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान और हमारे एफपीओज आज के डिजिटल इंडिया में कहीं पर भी पीछे ना रहे, इसके लिए हम सतत प्रयासरत है और ओएनडीसी पर इस समय 6,766 एफपीओज ऑनबोर्डेड है जिससे वो ई कॉमर्स के द्वारा भी अपने सामान को बेच सकते हैं, अपने उत्पादों का विपणन कर सकते हैं। जीएसटी पंजीकरण
84 एफपीओ के पास। हमारे एफपीओ के पास आज की स्थिति में 10 लाइसेंसेस हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें कीटनाशी, बीज, फर्टिलाइजर, फसाई, एपिडा, सीएससी, ओएनडीसी, ये सभी प्रकार के लाइसेंस उपलब्ध है और हम इन सभी लाइसेंसों के माध्यम से हमारे सदस्य किसानों के साथ इसको काम कर रहे हैं। और इन लाइसेंसों के माध्यम से जो व्यापार होता है, जैसे बीज का, एक बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण बीज, प्रमाणित बीज, फाउंडेशन बीज, यह हमारे क्षेत्र में पहले किसानों नहीं देखा था, नहीं जानते थे इसके बारे में। एफपीओ के माध्यम से हम ये बीज उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं आज की स्थिति में। विगत 5 वर्षों में हमने बेगमगंज में प्रमाणित बीज की एक लहर चला दी हुई है। आज बेगमगंज में किसान अपना घर का रखा हुआ बीज उपयोग नहीं करता, वह बाजार से प्रमाणित बीज को जानता है, पहचानता है और उसकी मांग करता है और हमारे पास आता है। यह हमारा एक बहुत ही मुख्य आदान के संबंध में व्यवसाय है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे किसान भाइयों, और अब समय हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख कृषि समाचारों पर। कृषि सुधार, प्राकृतिक खेती पर सरकार का फोकस। पीएम फसल बीमा योजना अगले 5 साल जारी रहेगी। यूरिया, डीएपी के साथ टैगिंग बिक्री पर रोक। लाभकारी फसल सूरजमुखी और गहरी जुताई से लाभ। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक, सरल और किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन और नई दिल्ली में हुई विभिन्न बैठकों में कृषि सुधार, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवाओं और संसाधन बचत पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और कृषि को तकनीक आधारित बनाना है। पूर्वी भारत के राज्यों उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए आयोजित खरीफ सम्मेलन में दालों और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि धान और गेहूं के साथ दलहन, तिलहन, बागवानी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय दोनों बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ICAR संस्थानों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ICAR के महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान संस्थानों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने ICAR के सभी 113 संस्थाओं के औचक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वे स्वयं भी विभिन्न संस्थानों का अचानक दौरा करेंगे। श्री चौहान ने ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट को निर्देश दिए कि 8 से 10 सदस्यों की टीम बनाकर सभी 113 संस्थानों का औचक निरीक्षण कराया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले 5 साल यानी कि वर्ष 2026 से 2027 से 2030 से 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। योजना के बेहतर संचालन के लिए सरकार ने 11,608 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। यह योजना किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता देती है। वर्ष 2023-2024 में 35.18 लाख किसानों को लगभग 961.68 करोड़ रुपए का दावा भुगतान हुआ। वर्ष 2024-2025 में 35.56 लाख किसानों को 275.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को खरीफ फसल पर बीमित राशि का 2%, रबी फसल पर 1.5%, बागवानी और व्यावसायिक फसलों पर 5%, बाकी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है। फसल खराब होने की स्थिति में किसान को आर्थिक सहारा मिलता है, जिससे वह अगली खेती की तैयारी कर सकता है और कर्ज के दबाव से भी बच सकता है। मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए गैर अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनियां अब अनुदान पर मिलने वाले उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादित वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकेगी। इस आशय का आदेश कृषि सचिव श्री निशांत बरबड़े ने जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अनुदान पर मिलने वाले यूरिया, डीएपी एवं कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति एवं विक्रय हेतु दी गई अनुमति को छोड़कर उर्वरक विक्रय प्राधिकार
फार्म 2 में अंकित अन्य समस्त गैर अनुदानित उर्वरकों की आपूर्ति एवं विक्रय को प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में केंद्र एवं राज्य सरकार की पहल पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे किसानों को जबरन अन्य उत्पादों की खरीदी नहीं करनी पड़ेगी तथा लागत में भी कमी आएगी। सूरजमुखी फसल किसानों के लिए लाभप्रद साबित होती है। इसमें वैज्ञानिकों की तकनीक अपनाकर चुनौतियों से निपटा जा सकता है। अधिकांशतः किसानों का मानना है कि फसल की देखरेख करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि हकीकत यही है कि किसान भाई सामूहिक तरीके से सूरजमुखी लगाएं तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। एक गांव या क्षेत्र में सामूहिक रूप से इसकी बुवाई कर आवाज़ करके पक्षियों से फसल के नुकसान को बचाया जा सकता है। दूसरा, फूल खिलने पर मधुमक्खी पालन करके परागीकरण की क्रिया को बढ़ाया जा सकता है। या फिर हाथों में ग्लोव पहनकर फूलों पर हाथ फिरवाना 15 जून से 15 जुलाई के मध्य करना चाहिए। सूरजमुखी के लिए अच्छे जल निथार वाली भूमि का चयन कर उन्नत किस्में KBSH1, ABSH11, BMH1, पारस इत्यादि लगाएं तथा बीज हर वर्ष बदल कर बोएं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1 किलो बीज संकर किस्मों का तथा अन्य जातियों का 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यूरिया 87 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलो तथा पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और समय से निंदाई और गुड़ाई भी करें। खरीफ की स्वस्थ व अच्छी फसल लेने के लिए खेत की गहरी जुताई का अपना महत्व है। इस कार्य के लिए यही उचित समय है। इस अवधि में जुताई करने पर 30 से 40% तक फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। हर वर्ष गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई अवश्य करना चाहिए। ग्रीष्म काल में जुताई 15 सेंटीमीटर गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। जुताई हमेशा खेत के ढलान के विपरीत दिशा में ढलान को काटते हुए करना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी व मिट्टी न बह सके। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले रहना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी ना हो पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा रेतीले इलाकों में गर्मी की जुताई नहीं करना चाहिए। गहरी जुताई के लिए एक विशेष यंत्र रेवल ट्रिपल मोल्ड प्लाऊ का उपयोग करके खेतों की गहरी जुताई का कार्य किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब एक नज़र कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर। धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। जायद फसलों में पौध संरक्षण का कार्य करें। फसल बोने से पहले खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं। भूजल संरक्षण के लिए मेड़बंदी करें। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज की चर्चा से ये साफ हो गया है कि खेती सिर्फ हल चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा व्यापार है और इससे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। और इस व्यापार में आपका सबसे बड़ा हथियार है FPO। यदि FPO से आप जुड़ते हैं और इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान भाई विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के साथ अपने व्यवसाय को आगे भी बढ़ाएंगे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।